आज की जो वीडियो ना ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझे कमेंट्स में पूछा हुआ था कि भाई आप कोई स्पेसिफिक क्वांटिटेटिव का स्टडी प्लान शेयर करें, स्पेशली फॉर पीपल जो कि 165 प्लस टारगेट करना चाह रहे हैं। इस वीडियो में मैं डिटेल के अंदर आपके साथ एक स्टडी प्लान डिस्कस करूंगा। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। 165 जो है ना, इट इज़ अ वेरी कंपेटिटिव स्कोर नाउ डेज, और ये जब से जीआरई ने 2023 के एंड के ऊपर अपने वर्जन को छोटा किया था ना, शॉर्टर वर्जन लॉन्च किया था, तो उसके बाद कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब जो मिस्टेक्स होती हैं वो आपको ज्यादा पॉइंट्स कॉस्ट करती हैं। जो बंदा भी 165 प्लस टारगेट कर रहा है ना, उसके पास मैक्सिमम 3 to 4 मिस्टेक्स की गुंजाइश होती है। पॉइंट के अंदर इस वक्त ब्रूटल कंपटीशन है। उसकी दो तीन रीजंस हैं। पहले तो बहुत सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, जिनको जीआरई रिक्वायर्ड होता है, वो मोस्टली स्टेम प्रोग्राम्स होते हैं, टॉप एमबीए प्रोग्राम्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको जो चीज इंपॉर्टेंट होती है ना, वो होती है एक बहुत ही हाई क्वांट स्कोर करना। नीडलेस टू से इन स्कूल्स के जो एवरेज स्कोर्स होते हैं इन द क्वांट सेक्शन, वो 165 से ज्यादा ही होता है। एक बहुत हाई क्वांट स्कोर जो होता है वो एक की डिफरेंशिएटर होता है इन ऑर्डर टू गेट फंडिंग फ्रॉम द प्रोग्राम। और इसकी वजह से अगर आप टॉप स्कूल्स की मीडियन स्कोर्स भी देखें, जैसे अगर आप हार्वर्ड की वेबसाइट पे चले जाएं, आप स्टैनफोर्ड की वेबसाइट पे चले जाएं, तो वहां पे ज्यादातर प्रोग्राम्स जिनको जीआरई रिक्वायर्ड है, उनके जो मीडियन स्कोर्स होते हैं ना, वो 164 से 165 के ब्रैकेट के अंदर होते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि मोर देन 50% ऑफ द स्टूडेंट्स हु वर एडमिटेड इनटू द प्रोग्राम गॉट अ 165 प्लस ऑन द क्वांट सेक्शन ऑफ द जीआरई। अब मेरे एक्सपीरियंस के अंदर जो लोग टॉप स्कूल्स में अप्लाई कर रहे होते हैं, उनके लिए 158 से 162 के ब्रैकेट में पहुंचना कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं होता। मैक्सिमम 2 मंथ्स, 2.5 मंथ्स उनको लगते हैं, एंड अ लॉट ऑफ पीपल रेगुलरली हिट दिस रेंज ऑफ स्कोर। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज होता है 165 को क्रॉस करना। यहाँ पे मैंने देखा है कि एटलीस्ट 70 to 80% ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो स्ट्रगल करते हैं टू क्रॉस द 165 बैरियर। और उसकी रीजन क्या है कि मार्जिन ऑफ एरर बहुत मिनिमल हो जाता है। अगर आपकी केयरलेस मिस्टेक्स एक दो एक्स्ट्रा हो जाए तो आपका ठक करके स्कोर जो होता है वो नीचे गिर जाता है। और ये नहीं है कि जिस बंदे का स्कोर 162 है या 160 है क्वांटिटेटिव सेक्शन के अंदर, वो 165 का पोटेंशियल नहीं रखता। 160 और 165 में इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ एक्सपर्टीज कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं होता। कॉन्सेप्ट्स पे ग्रिप मोरलेस इन दोनों स्टूडेंट्स की सेम होती है। सिर्फ फर्क ये होता है कि जो लोग 165 प्लस जा रहे होते हैं, उनके एबिलिटी टू मैनेज स्ट्रेस, एबिलिटी टू वर्क अंडर टाइम प्रेशर, उस स्ट्रेस को वो बड़े अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, पैनिक नहीं करते। अगर उनको कोई क्वेश्चन फंस जाता है तो वो बड़े वाइजली उसको स्किप करके या एक एजुकेटेड गेस लेके वो आगे मूव ऑन कर जाएंगे, और फिर अगर उनके पास टाइम बचेगा तो वापस उस क्वेश्चन के ऊपर आ जाएंगे। इनको वो बहुत ज्यादा चीजों के बारे में ग्रिप होती है, स्पेशली शॉर्टकट्स के ऊपर, एडवांस लेवल क्वेश्चंस पे। तो अगर आप 158 से 162 के ब्रैकेट में फॉल कर रहे हैं, तो क्रॉसिंग अ 165 वुड रिक्वायर एन एफर्ट। इट वुड रिक्वायर प्रॉब्लली 4 to 5 वीक्स ऑफ प्रेप, बट इट इज वेरी डूएबल। अब लोग स्ट्रगल क्यों करते हैं अब 165? एक तो जैसे मैंने कहा कि टाइम मैनेजमेंट उनके लिए जरा मुश्किल होती है, स्पेशली मुश्किल सवालों के ऊपर। जैसे ही क्वेश्चन लेवल 4-5 पे जाते हैं तो लोग जो होते हैं उस पर स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं। प्लस ये भी होता है कि लोगों को बहुत ज्यादा एडवांस टेक्निक्स ही नहीं पता होती हैं लेवल 4-5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो वो वैसे तो क्वेश्चंस को जब अनटाइम्ड एनवायरनमेंट में सॉल्व करेंगे तो वो बड़े आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन जैसे ही टाइमर लगेगा तो वही क्वेश्चंस जो कि वो वैसे बड़े आराम से सॉल्व कर रहे थे वो कर ही नहीं सकेंगे। वजह उसकी ये होती है कि वो टेक्निक्स और स्ट्रेटेजीज ही नहीं उनको पता होती हैं उस तरह के लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। वो हमेशा लंबे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाएंगे, और उससे क्या होगा कि बाय द टाइम दे एंड अप सॉल्विंग द क्वेश्चन तो अच्छा खासा टाइम गुजर गया होगा, और उसकी वजह से बाकी क्वेश्चंस के ऊपर आप पे प्रेशर जो होगा वो बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा। और प्रॉब्लम जीआरई का क्या है कि जब आप फॉर एग्जांपल 165 को टारगेट कर रहे होते हैं, तो पहले सेक्शन के अंदर आपको मैक्सिमम एक क्वेश्चन गलत करने की गुंजाइश होती है आपके पास। अब जब आपका एक क्वेश्चन पहले सेक्शन में गलत होता है तो सेकंड सेक्शन का डिफिकल्टी लेवल जो होता है वो काफी मुश्किल होता है। उसमें आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस तो सीधे सीधे वेरी हार्ड लेवल के होंगे, यानी कि लेवल 5 डिफिकल्टी के। फिर उसके बाद 5 to 6 क्वेश्चंस लेवल 4 डिफिकल्टी यानी कि हार्ड डिफिकल्टी के होंगे। मैक्सिमम 2 से 3 सवाल ऐसे होंगे जो कि मीडियम या इजी डिफिकल्टी यानी कि लेवल 3 लेवल 2 डिफिकल्टी के क्वेश्चंस आपको चल रहे होंगे। तो जब 70 to 80% क्वेश्चन सेकंड सेक्शन में हार्ड और वेरी हार्ड होंगे, तो हर क्वेश्चन के अंदर आपके लिए फास्टेस्ट वे ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना वो बहुत जरूरी। और फिर एक और चीज क्या है कि लोग जो होते हैं बस वो रैंडमली प्रैक्टिस किए चले जाएंगे, किसी किस्म की कोई प्रॉपर एरर लॉगिंग नहीं करेंगे, कोई रिव्यू नहीं करेंगे, अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, एनालाइज नहीं करेंगे, क्वेश्चंस पे क्वेश्चन सॉल्व किए चले जाएंगे। कभी कोई बुक उठा लेंगे, कभी उन्हें कोई किसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देगा, वो उस ट्रक के पीछे भागना शुरू हो जाएंगे। तो ये मोटे मोटे मेजर रीजंस हैं जो मैंने ऑब्जर्व किए हैं कि जिसकी वजह से लोग जो होते हैं ना वो 160 के अराउंड स्टक हो जाएंगे और 165 प्लस वो नहीं जा सकेंगे। अब वैसे तो प्राइमरीली ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाई थी जिनके बारे में मैं ये ज्यूम कर रहा हूँ कि उन्होंने ऑलरेडी एक दफा या तो जीआरई पहले दिया हुआ है या वो प्रिपेयर कर चुके हैं एक दफा जीआरई को, एंड दे हैव बीन कॉन्स्टेंटली
हिटिंग समवेयर अराउंड 160 ऑन द क्वांटिटेटिव सेक्शन। लेकिन लेट्स अज्यूम कि अभी कोई ऐसा बंदा भी इस वीडियो को देख रहा है जो कि अभी जीआरई की प्रेप स्टार्ट करने लगा है या उसने अभी अभी की है, तो मेरा पहला रिकमेंडेशन ये होता है कि पहला फेज आपकी प्रेप का ये होना चाहिए कि सबसे पहले आप 160 के ऊपर अपना स्कोर बिल्ड करके लेके जाएं। डायरेक्टली 170 के ख्वाब ना देखें। पहला एक छोटा टारगेट हो 160 का, जब एक दफा आप उस टारगेट को हिट कर लें, देन सेकंड टारगेट होना चाहिए आपका 165 प्लस। और जो ये फेज वन ऑफ प्रेप है ना, इसके अंदर आपको मोस्टली 80% जो आपकी प्रेप होनी चाहिए ना, वो मीडियम इजी क्वेश्चंस के अराउंड होनी चाहिए, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने के ऊपर होनी चाहिए, और सिर्फ 20% ऑफ द फोकस शुड बी ऑन द डिफिकल्ट क्वेश्चन। इसमें मैं लोगों को जो मटेरियल्स रिकमेंड करता हूँ वो यही है कि आप मैनहट्टन की जो 6 मैथ की गाइड्स हैं अच्छी तरह से थॉरोली सॉल्व करें, उनको पढ़ें, उनके अंदर जो कॉन्सेप्ट्स आपको नए पता चल रहे हैं उनको लर्न करें, उनको एब्जॉर्ब करें, उनको रिटेन करें। बुक्स के एंड पे या चैप्टर्स के एंड पे जो आपको क्वेश्चंस गिवन होते हैं उनको सॉल्व करें। उसके बाद आप मैनहट्टन 5 पॉइंट की बुक को भी थॉरोली ए टू जी उसका जो क्वांटिटेटिव पोर्शन है उसको अटेम्प्ट कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि कोई और मजीद भी एक रिसोर्स को कंसल्ट कर लिया जाए जहां से हम अपनी फंडामेंटल, मीडियम और इजी लेवल ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस या अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड कर लें, तो वो है मगूश की वीडियोस या मगूश के क्वेश्चंस। ये भी इक्वली गुड हैं, एज गुड एज द मैनहट्टन स्ट्रेटजी गाइड्स इन द 5 पॉइंट बुक। इनको यूज करके आप अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपनी टेक्निक्स को, अपने फंडामेंटल्स को, अपने मीडियम, इजी, वेरी इजी लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्वेश्चंस को मास्टर बड़े आराम से कर सकते हैं। और जब आप इन मटेरियल्स को कंसल्ट कर रहे होंगे ना, तो आपने दो चीजें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट आपने करनी है। नंबर वन, यू नीड टू आइडेंटिफाई एंड एनालाइज के व्हाई यू आर गेटिंग सर्टेन क्वेश्चंस रॉन्ग। उसके पीछे अंडरलाइंग कॉज क्या है। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स हैं, सिली मिस्टेक्स हैं, क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ा, कॉन्सेप्ट नहीं पता था, क्या प्रॉब्लम्स थी, ताकि आप उनको आइडेंटिफाई करके और फिर उनके ऊपर काम करें और उस लर्निंग को आपने रिटेन कर। मेमोराइजेशन ना करें खुदा के लिए। कई दफा ऐसा होता है कि बंदा एक क्वेश्चन को सॉल्व करता है, उससे नहीं होता, सोल्यूशन देखता है, वो कहता है ओके ठीक है मैं इस मेथड को याद कर लेता हूँ। मेमोराइजेशन डज नॉट वर्क ऑन जीआरई। यू मस्ट फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स। और इतनी एबिलिटी होनी चाहिए आपके पास कि आप इंस्टेंटली क्वेश्चन को देखें, इंस्टेंट क्लिक होना चाहिए, रिकॉल होना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है और मोस्ट लाइकली इसकी क्या स्ट्रेटेजी होगी इसको सॉल्व करने की। तो जो फेज वन ऑफ प्रेप है इसके अंदर बहुत ज्यादा फोकस कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग के ऊपर होना चाहिए, रिटेंशन पे होना चाहिए, इस चीज को एनालाइज करने में होना चाहिए कि आप क्यों सर्टेन क्वेश्चंस को गलत करते हैं, कौन से एरियाज में आप स्ट्रगल करते हैं, ताकि आप उन एरियाज को कंसोलिडेट करें बिफोर मूविंग टू फेज टू ऑफ द प्रेप। अगर आपकी बिल्डिंग की फाउंडेशन ही सॉलिड नहीं बनी हुई होगी तो उसके ऊपर आप बिल्डिंग नहीं खड़ी कर सकते। तो 160 तक पहुंचना इज जस्ट लाइक आप एक बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर बिल्ड कर रहे हैं और उसके ऊपर अब आप फर्स्ट फ्लोर बिल्ड करेंगे जिसके अंदर आप 165 प्लस का स्कोर जो है वो लेके जाएंगे। उसके बाद जो सेकंड फेज ऑफ द प्रेप है, जो कि अगेन इज द मेन फेज, जहां पे ऑब्वियसली जो लोग इस तरह का स्कोर टारगेट कर रहे हैं उसको इस पे फोकस करना होगा कि अब आपने एक्सक्लूसिवली शिफ्ट कर जाना है लेवल 4 और लेवल 5 क्वेश्चंस के ऊपर, यानी कि हाईएस्ट डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस के ऊपर आप शिफ्ट कर जाए। उसके अंदर मैं हमेशा ये एडवाइस करता हूँ, और ये प्लान मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, स्पेशली जो लोग 1-to-1 सेशंस में आते हैं कि जी हमारा तो ऑलरेडी स्कोर 160 था, 165 प्लस नहीं क्रॉस हो रहा, तो हेल्प अस अचीव दैट काइंड ऑफ अ स्कोर। तो मेरी स्ट्रेटेजी उनके साथ फॉर ईयर्स ये रही है कि मैं उनको 50 to 60 टाइम्ड प्रैक्टिस सेट्स जो है ना वो सॉल्व करवाता हूँ, और हर सेट के अंदर वही 12 to 15 क्वेश्चंस होते हैं जैसे कि एक्चुअल जीआरई एग्जाम के ऊपर होते हैं। और इन सेट्स का डिफिकल्टी होता है ना वो और वेरी हार्ड होता है, मोस्टली वेरी हार्ड होता है, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चंस हार्ड लेवल के भी होते हैं। जैसे कि जीआरई के ऊपर मैंने आपको बताया कि सेकंड सेक्शन पे आधे सवाल हार्ड होंगे, आधे सवाल वेरी हार्ड। अब जैसे कि इस तरह से मैंने ये सारे सेट्स बनाए हुए, अब इस तरह के कोई ऑलमोस्ट 60 सेट्स होते हैं जो मैं स्टूडेंट्स को रन थ्रू करवाता हूँ कि आपने इनको सॉल्व करने हैं। और इसमें सारे क्वेश्चन जो होंगे ना ये लेवल 4 लेवल 5 के होंगे। नन ऑफ दीज क्वेश्चन वुड बी लाइक लेवल 3 to 1। तो मेरी अप्रोच ये होती है कि ये जो 50 to 60 इस तरह के टाइम सेट्स हैं जिसमें 12 to 15 हार्ड और वेरी हार्ड क्वेश्चन होंगे, इनको आप अंडर स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट सॉल्व करें। जैसे अगर 12 क्वेश्चन हैं तो आप 20 मिनट्स में इनको सॉल्व करने को करें, 15 क्वेश्चन हैं तो आप इनको 25 मिनट्स के अंदर सॉल्व करने को करें, और उसके बाद अपनी सारी मिस्टेक्स को आपने लॉग करना है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखेंगे भाई कौन से क्वेश्चन गलत हुए, कौन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, कौन से क्वेश्चन के अंदर आप स्लो थे, मतलब हो गए लेकिन यू टुक अ लॉट ऑफ टाइम ऑन देम, और फिर उन क्वेश्चंस को स्पेसिफिकली रिव्यू करें। सी के आपकी गलतियां क्या थी, कि आपको कोई कॉन्सेप्ट पता नहीं था, सॉल्यूशंस वगैरह देख लें, शॉर्टकट स्ट्रेटजीज वगैरह उनके बारे में देख लेंगे क्या होंगी इनको सॉल्व करने की, और एक इसी तरह से एक पूरी एरर लॉग बनाते जाए, और उस एरर लॉग को हर 3 से 4 दिन के बाद आप रिव्यू करते रहे। और नेवर ट्राई टू डू अ लॉट ऑफ सेट्स इन अ सिंगल डे। ऑलवेज मेक श्योर कि जब आप एक सेट से दूसरे सेट पे जाते हैं ना तो रिव्यू करना बड़ा जरूरी है बिफोर यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट, क्योंकि आपको इंप्रूवमेंट ही वरना नजर नहीं आएगी। अगर आपने 10 सेट इकट्ठे कर लिए तो 10 के 10 खराब हो जाएंगे। आप 1-2 करें, उनको रिव्यू करें, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करें, उनसे सीखें, और फिर उसके बाद
थर्ड फोर्थ सेट के ऊपर जाए, अगले दो सेट्स के ऊपर जाए या एक सेट के ऊपर जाए, उससे ज्यादा बेहतर आपकी जो है ना वो इंप्रूवमेंट आएगी, आपकी परफॉर्मेंस आपकी ग्रेजुअली जो है वो आहिस्ता आहिस्ता करके इंप्रूव हो जाएगी। और 10 to 15 डेज में आप खुद ही फील करेंगे कि यार पहले अगर जो था मैं 12 में से या 15 क्वेश्चंस में से दो तीन कर ही नहीं पाता था, या दो तीन गलत कर रहा होता था, या मुझे कुछ टॉपिक्स के बारे में पता नहीं था, या कोई एरियाज मुझे ऑलरेडी समझ में नहीं आते थे, और अब मुझे पता चल गया कि उनको कैसे अप्रोच करना है। तो आपको आफ्टर 10 to 15 डेज नजर आना शुरू हो जाएगा कि उसी तरह के क्वेश्चंस अब जब दोबारा आते हैं या उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस दोबारा आते हैं तो आप उनको बहुत बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हो। ये बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जी हमने अगर ये 20 मिनट्स के अंदर 12 क्वेश्चंस करने हैं तो हर क्वेश्चन को हमने 2 मिनट्स के अंदर या 1.75 मिनट्स के अंदर सॉल्व करना है। टॉपिक पे डिपेंड करता है। अगर आप कोई क्वेश्चन नंबर प्रॉपर्टीज और अलजेब्रा का कर रहे हैं तो मेक श्योर कि वो क्वेश्चन 75 सेकंड से ज्यादा का टाइम आपको ना ले, चाहे वो लेवल 5 क्वेश्चन ही क्यों ना हो। नो क्वेश्चन ऑन द जीआरई रिगार्डलेस कि उसका लेवल क्या है, नंबर प्रॉपर्टीज और अलजेब्रा का क्वेश्चन 75 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लेगा। अगर ले रहा है तो यू डू नॉट नो द स्ट्रेटेजी, द प्रॉपर वे टू सॉल्विंग दैट क्वेश्चन। सिमिलरली वर्ड प्रॉब्लम एंड स्टैटिस्टिक्स है, उसके अंदर भी आपको 2 मिनट से 2 मिनट्स 15 सेकंड्स इज द मैक्सिमम टाइम यू शुड बी स्पेंडिंग ऑन दैट क्वेश्चन। फिर इसी तरह ज्योमेट्री इज 90 सेकंड्स और डेटा इंटरप्रिटेशन इज एनीवेयर फ्रॉम 30 to 90 सेकंड्स, इंक्लूडिंग द टाइम दैट यू विल स्पेंड ऑन रीडिंग द ग्राफ एंड अंडरस्टैंडिंग द ग्राफ और द टेबल। तो अगर आप इनसे ज्यादा एक्सीड करें तो देन यू नीड टू लॉग दोस क्वेश्चंस इन योर एरर लॉग एंड देन यू नीड टू फाइंड अ बेटर स्ट्रेटेजी एंड अ बेटर अप्रोच टू सॉल्विंग दोस क्वेश्चन। अब आपने इसमें करना ये है कि हर सेट के अगेंस्ट ना आपने तीन चार चीजें जो कि हमेशा ट्रैक करनी है। नंबर वन, टाइप ऑफ मिस्टेक्स। ये कॉन्सेप्चुअल गैप्स थे, कोई स्ट्रेटेजी का प्रॉब्लम था, कोई टेक्निक का मसला था, कोई केयरलेस एरर्स थे, ये चीजें जो है ना आपने इसमें ट्रैक करनी है। इसके अलावा मैं बल्कि आपको एक एरर लॉग दिखाता हूँ। अब जिस तरह ये मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अपनी एरर लॉग्स बनाते हैं, तो उसके अंदर आप देखेंगे जिस तरह उन्होंने अब ये एक सेट किया, ये सेट वन जिसके अंदर 12 क्वेश्चन थे। दिस गाय अटेम्प्टेड दीज 12 क्वेश्चन इन 20 मिनट्स। और इन्होंने क्या क्या चीजें यहाँ पे ट्रैक की हैं कि नंबर वन, एक तो ऑब्वियसली क्वेश्चन सही हुआ है कि गलत हुआ है, और जो गलत हुआ है उसके पीछे रीजन क्या थी। वॉज इट अ सिली मिस्टेक? अगर सिली मिस्टेक नहीं थी तो उसका कॉन्सेप्ट जो था वो क्लियर है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर आगे उसके अगेंस्ट करेक्ट अप्रोच है, वो उसने फिगर आउट की है, उसने सोल्यूशंस देख लिए और आगे अपने लिए एक छोटा सा नोट बना लिया कि इसको अप्रोच कैसे आपने करना है। तो ये एसेंशियली जो चीज है ना ये आपने करनी है। फिर ऊपर से ये है कि जाहिर है कि आपने इसको टाइम के अंदर कंप्लीट किया कि नहीं किया। अगर आप अगेन नंबर प्रॉपर्टीज का कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो इट शुड बी सॉल्व्ड इन लाइक 75 सेकंड्स, जो मैंने अभी पीछे आपको बातें बताई थी। तो अगर आप उस टाइम से ऊपर जा रहे हैं तो यहाँ पर आप वो भी साथ एक नोट डालते जाएंगे भाई आपकी क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है। फिर अपने कमेंट्स वगैरह भी, जिस तरह अभी ये देखेंगे यहाँ पे इसने एक जगह पे लिखा कि ये क्वेश्चन नंबर 8 था, इसने गलत किया, इसने कहा जी ये सिली मिस्टेक है, इसको टाइम में भी कंप्लीट नहीं वो कर सका, तो उसने यहाँ पे कमेंट डाल दिया कि जी आई नीड टू रीड द क्वेश्चन केयरफुली, मिसअंडरस्टूड द क्वेश्चन। इसी तरह है कि भाई ऊपर आए तो एक क्वेश्चन था ये स्टैंडर्ड डेविएशन का, गलत हुआ, इट वाज अ केयरलेस मिस्टेक। इसका अंदर कॉन्सेप्ट का भी इसको इशू था, ठीक है। सो केयरलेस मिस्टेक भी थी और ऑन टॉप ऑफ दैट कॉन्सेप्ट भी इसका थोड़ा सा अनक्लियर था। फिर इसने ये देखा कि भाई ये कॉन्सेप्ट क्या था और उसके आगे इसने अपना कमेंट डाल दिया। तो इस तरह से ना आप सेट बाय सेट ये चीजें आप करते जाएं, ताकि ये कि आप बाद में आफ्टर वाइल आफ्टर अ फ्यू डेज इन्हीं कमेंट्स को, इन्हीं क्वेश्चंस को जिनके अगेंस्ट आपने कमेंट्स डाले हुए या जिसके अंदर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं थे या जिसमें आप सिली मिस्टेक्स कर रहे थे, उन कॉन्सेप्ट्स को, उन क्वेश्चंस को आप दोबारा से रेगुलरली रिव्यू करते रहें। इससे ये होगा कि एक तो आपको पता होगा कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, किन चीजों के बारे में आपको नहीं पता था, एंड यू कैन स्पेसिफिकली स्पेंड टाइम अगेन एंड अगेन ऑन दोस क्वेश्चंस, ऑन दोस कॉन्सेप्ट्स, ताकि वो चीजें आपकी मेमोरी के अंदर जो है वो इंग्रेन हो जाएं। ये भी करता गया कि जो चीजें इसको नहीं पता थी, जो फॉर्मूलाज इसको भूल गए हुए थे या जो कॉन्सेप्ट्स इसको भूल गए हुए थे, वो सारी चीजें जो थी वो यहाँ पर एक थिंग्स टू रिमेंबर एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ था, जिसके अंदर वो सारी चीजें अपनी कॉपी पेस्ट करता जा रहा था, जो चीजें इसको पहली दफा जो है वो क्वेश्चंस को देख के पता चली थी कि भाई ऐसे भी ये क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। अब देखें स्ट्रेटेजी मैटर क्यों करती है। अब जिस तरह ये देखें एक क्वेश्चन है, लेवल 5 क्वेश्चन, लेट सपोज एक बंदा है, इसके पास खुला टाइम है, वो इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर लेगा। कोई वैल्यूज प्लग इन कर लेगा, एक्स की वाई की कोई वैल्यूज प्लग इन करके इधर चेक कर लेगा, कैलकुलेटर पे उनको सॉल्व कर लेगा। लेकिन प्रॉब्लम इसके अंडर टाइम प्रेशर अगर आप इस तरह के क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज प्लग इन करने बैठ गए तो आपका बहुत ज्यादा टाइम जाया हो जाएगा। कोई बंदा जो इस क्वेश्चन को पहली दफा अटेम्प्ट कर रहा है ना और वो वैल्यूज प्लग इन से करेगा तो ही माइट बी एबल टू गेट टू द राइट आंसर, बट ही विल एंड अप स्पेंडिंग मोर देन 2 मिनट्स और इवन समटाइम्स 3 मिनट्स, क्योंकि आप एक दो केसेस इसमें डिफरेंट प्लग इन करके इसको टेस्ट आउट करेंगे। अब प्रॉपर अप्रोच इस क्वेश्चन की क्या होनी चाहिए कि आपने जिस तरह फॉर एग्जांपल ये क्वांटिटी ए है, आपने इसकी पावर नेगेटिव है, सबसे पहले आप इसको पावर पॉजिटिव बना लें। क्वांटिटी बी है, इसमें भी आप ऐसी करें, पावर को सबसे पहले आप पॉजिटिव बनाने के लिए बेसिस को इन्वर्ट कर दें, उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों को, क्वांटिटी ए और क्वांटिटी बी में जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये y की पावर 3 टाइम्स अंडर रूट ऑफ y आ जाएगा, वहां पे आप करेंगे तो x पावर 3 टाइम्स अंडर रूट ऑफ x आ जाएगा। ये y की पावर 3.5 बन जाएगा बिकॉज बेसिस सेम है, आप पावर्स ऐड कर दें। और सिमिलरली यहाँ पे भी x की पावर 3.5 बन जाएगा बिकॉज बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएगी। फिर आप दोनों पावर्स को
उसको 1/3.5 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि आपके पास यहाँ पे y रह जाए, यहाँ पे सिर्फ x रह जाए। अब क्वेश्चन ने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि y इज ग्रेटर देन x, so therefore इट मींस के जो क्वांटिटी a है वो आपकी ग्रेटर हो जाएगी। तो ये स्ट्रेटेजी ना इस वजह से मैटर करती है कि अब देखें अगर एक बंदा इसी क्वेश्चन को प्लग इन से सॉल्व कर रहा है, वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा लेकिन उसका टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। जो इसको प्रॉपर टेक्निक उसको आती है तो वो इस क्वेश्चन को ठीक भी कर लेगा और क्विकली भी कर लेगा, जिससे आपको टाइम मैनेजमेंट के इश्यूज फिर नहीं आए। फिर उसके बाद जब आप लेवल 4-5 के ऊपर ऑपरेट कर रहे होते हैं ना, और जिस तरह की परफेक्शन 165 प्लस स्कोर को चाहिए होती है कि आपकी 2 से 3 से ज्यादा गलतियां नहीं होनी चाहिए, तो उस केस में हर टॉपिक की मास्टरी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये प्रोबेबिलिटी एंड कॉम्बिनेटिक्स का जैसे एक टॉपिक है, बहुत सारे लोगों का ये टॉपिक वीक होता है, और मैंने देखा कि बहुत लोग जो 160 का स्कोर ले रहे होते हैं, इवन 162 163 का स्कोर भी ले रहे होते हैं, वो इस टॉपिक के अंदर स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं। लेकिन इफ यू आर एमिंग फॉर अ स्कोर विच इज 165 प्लस, तो यू मस्ट फोकस वेरी हार्ड ऑन दिस टॉपिक, बिकॉज यहां से आपको कपल ऑफ क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं। कोई टॉपिक आप स्किप नहीं कर सकते, कोई टॉपिक को आप ऑप्शन पे नहीं छोड़ सकते। तो मेक श्योर के हर टॉपिक आपका जो है वो मास्टर्ड है। मैं 3-4 टॉपिक्स आपको बता देता हूँ जो 165 प्लस लेवल पे बहुत ज्यादा आते हैं। नंबर 1 इज प्रोबेबिलिटी इन परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस, नंबर 2 इज सीक्वेंसेस, नंबर 3 इज डेटा इंटरप्रिटेशन के डिफिकल्ट क्वेश्चंस, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन अगेन जीआरई नोज के इज अ टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक। तो बहुत दफा लोग जो होंगे वो इस क्वेश्चन को अगेन सॉल्व तो कर लेंगे, बट उनको डिफरेंट टेक्निक्स नहीं पता होंगी, जैसे कि क्विकली क्वेश्चंस को अप्रोक्सीमेट करके सॉल्व करना, विदाउट कैलकुलेटर जल्दी से कुछ नंबर्स को राउंड ऑफ करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, या कुछ ऐसी टेक्निक्स नहीं उनको पता होंगी जिससे आप बगैर क्वेश्चन को एक्चुअली सॉल्व किए जस्ट बाय लुकिंग एट द ग्राफ, कंपेयरिंग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्राफ, आप अपने आंसर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा वर्ड प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज वर्ड प्रॉब्लम्स का प्रॉब्लम ये होता है कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत लंबे लंबे होते हैं। तो आपको अपने आप को प्रैक्टिस करना है कि आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को रीड करके साथ साथ उसके अंदर जो की इंफॉर्मेशन है उसको जॉट डाउन करते जाएं, एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन यू ट्राई टू बिल्ड अ लॉजिक फॉर द क्वेश्चन। इसमें एक बहुत बुरी टेक्निक लोग ये करते हैं कि वो पूरे क्वेश्चन को पहले पढ़ने बैठेंगे और उसके बाद फिर उसकी की इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना शुरू करेंगे या लिखना शुरू करेंगे या उसकी इक्वेशंस बनाना शुरू करेंगे। दैट विल वेस्ट अ लॉट ऑफ योर टाइम। व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन, लाइन बाय लाइन जो इन्फॉर्मेशन आप पढ़ रहे हैं उसको साथ साथ अपने सामने जॉट डाउन करते जाएं, उसके ऊपर जो इक्वेशंस बननी है उनको साथ साथ फॉर्म करते जाएं, ताकि बाय द टाइम यू आर डन विद रीडिंग द क्वेश्चन यू एग्जैक्टली नो कि क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, एंड देन यू सॉल्व दोज इक्वेशंस या प्रोसेस दैट इन्फॉर्मेशन टू गेट टू द आंसर। उसके बाद एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि करेक्ट कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द क्वेश्चन। बहुत दफा क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, होते वो लेवल 5 के, लेकिन होते वो इतने डिफिकल्टी इन टर्म्स ऑफ सॉल्विंग, इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटेशन, इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग द लॉजिक फॉर इट। लेकिन बहुत दफा लोग क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते। जैसे अब ये क्वेश्चन है कि 2, 4, 6 एंड 9 आर द डिजिट्स ऑफ टू डिजिट इंटीजर्स। अब ये जो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है इसको अंडरस्टैंड करना, प्रॉपर्ली कॉम्प्रीहेंड करना कि ये क्या रहा है, ये बड़ा जरूरी है। वो समझ ही नहीं पाएंगे इसको कि यार ये क्या कहना चाह रहा है। इसका बेसिकली व्हाट इट मींस टू से इसके दो 2 डिजिट इंटीजर्स हैं जिनके डिजिट्स हैं 2, 4, 6, 9। यानी कि फॉर एग्जांपल एक इंटीजर अगर 24 है तो दूसरा 69 हो सकता है, या एक 24 है तो दूसरा 96 हो सकता है। तो आपने दो 2 डिजिट इंटीजर्स फॉर्म करने जिनके अंदर 2, 4, 6, 9 एज डिजिट्स यूज होने चाहिए, और फिर आगे उसके बाद आप वंस यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन तो फिर जो वो आगे आपसे पूछ रहा है उसको आप सॉल्व करें। तो देखें, जस्ट टू समराइज, अगर आप 165 प्लस स्कोर करना चाहते हैं ना, तो इट्स नॉट अबाउट नोइंग मैथ, इट्स नॉट अबाउट नोइंग एडवांस्ड मैथ और एनी एडवांस्ड टॉपिक्स। देयर इज नथिंग एडवांस्ड ऑन द जीआरई। सब चीजें बेसिक फंडामेंटल मैथ के ऊपर ही बिल्ड हुई होती हैं। सिर्फ ये क्या छोटी मोटी कुछ जुगाड़े होती हैं, स्ट्रेटेजीज होती हैं जो कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, टाइम प्रेशर को मैनेज करना, टाइमर के स्ट्रेस को मैनेज करना, एग्जाम के प्रेशर को मैनेज करना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और जब आप 50 to 60 टाइम प्रैक्टिस सेट्स जिसके अंदर सारे टॉपिक से क्वेश्चंस मिक्स हुए हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत मुश्किल हैं, जब आप इतनी ज्यादा प्रैक्टिस जो है वो सेट बाय सेट करेंगे, आप जस्ट इमेजिन के 60 टाइम्स आप 15 कर दें तो आपका ये तकरीबन कोई 700-800 क्वेश्चंस बनते हैं। इफ यू हैव प्रैक्टिस्ड 800 लेवल 4-5 क्वेश्चंस, तो यू वुड हैव कवर्ड ऑल द लेवल 4 लेवल 5 टेक्निक्स दैट कैन बी टेस्टेड ऑन द जीआरई एग्जॉस्टिवली। कोई चीज भी उसमें लेफ्ट ओवर नहीं होती, कोई चीज भी उसमें अनटर्न्ड या अनअटेंडेड नहीं हो सकती। प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ लेवल 4 लेवल 5 क्वेश्चंस, अपनी वीकनेसेस को रिव्यू करें, अपने एरर्स को रिव्यू करें, जहां पे टाइम आपका फंस रहा है, ज्यादा लग रहा है, उस चीज को ऊपर फोकस करें। लुक फॉर द शॉर्टेस्ट स्ट्रेटजीज टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड ओनली फोकस ऑन थिंग्स जो कि आपके एरर्स, ऑन व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, व्हाट मूव्स द नीडल। अगेन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, प्लीज फील फ्री टू आस्क देम इन द कमेंट बॉक्स बिलो।